चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल बताया था कि बैंक का लोन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले मतलब ये जो डायग्राम है ये तो आपको बनाना ही है बीच में। जो ज्यादा हम इस डायग्राम को नहीं बताएंगे, आप लोग के बुक में दिया हुआ है। एक तरफ बोरोवर्स होते हैं और एक तरफ डिपॉजिटर्स होते हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ये डायग्राम बना लीजिएगा तो अपने आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दीजिएगा। एक तरफ बोरोवर एक तरफ डिपॉजिटर्स होते हैं। ये ऐसे यहाँ आता है, ये इसको देता है लोन, फिर इससे इंटरेस्ट लेता है और इसको इंटरेस्ट देता है, ठीक है। सिंपल चीज है, इससे पैसा है बैंक जमा करवाता है, जमा किए हुए पैसे में से 15% अपने पास सेव सेव कर लेता है। उसके बाद 85% पैसा जो है एज अ लोन के रूप में ये बोरोवर्स को बांट सकता है, ठीक है। इससे ये इंटरेस्ट लेता है, इससे इंटरेस्ट बोरोवर से इंटरेस्ट लेता है और डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट देता है, ठीक है। ये एक्टिविटी चलते रहता है। यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यहाँ जो बोरोवर्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बोरोवर से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है ये ज्यादा होता है जो डिपॉजिटर्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है उसके मुकाबले। डिपॉजिटर्स को जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक देता है उसके मुकाबले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोरोवर से लिया जा रहा है बैंक के द्वारा वो ज्यादा होता है, ठीक है। अलग अलग टाइप का लोन होता है, सभी लोन्स में अलग अलग चार्ज लिया जाता है। पर्सनल लोन होता है, होम लोन होता है, व्हीकल लोन होता है, आपका पेंशन लोन होता है, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन होता है। इस टाइप के बहुत सारे लोन, अलग अलग टाइप के लोन होते हैं और सब में अलग अलग टाइप के चार्जेस लिया जाता है। मैक्स मिनिमम आपको आई थिंक 4% है, ये आपका गोल्ड लोन पे होता है। और प्रॉपर ये आपका, हाँ, गोल्ड लोन और कृषि लोन पे, कृषि लोन जो होता है इसमें बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और पर्सनल लोन वगैरह, पर्सनल लोन पे सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि पर्सनल लोन आपको तभी आप ले सकते हैं जब आप सर्विंग पीरियड में है। कब है? सर्विंग पीरियड में। सर्विंग पीरियड में आप कमा रहे हैं, तो कमा रहे इट मीन्स आपका अभी जो एलिजिबिलिटी है, एबिलिटी है वो अच्छा है और आपसे पेमेंट आपसे अच्छा से इंटरेस्ट लिया जा सकता है। इसलिए जो बैंक जितने भी पर्सनल लोन देता है कस्टमर्स को, उस पर लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लेता है, ठीक है। मेन चीज, और देखिए लास्ट में क्या है कि आखिर बैंक ये काम तो कर रहा है, तो बैंक चलता कैसे है, कि बैंक का ट्रांजेक्शन एक्टिविटी जो हो रहा है और बैंक चलता कैसे, सबसे बड़ा ये चीज है। तो देखिए ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोरोवर से लिया जा रहा है और ये जो दिया जा रहा है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो बैंक का सोर्स ऑफ इनकम होता है। वो बैंक का क्या होता है? सोर्स ऑफ इनकम होता है। बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बोरोवर से ले रही है और जो डिपॉजिटर्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, उनके बीच का जो अंतर है यही बैंक का सोर्स ऑफ इनकम है, या यही बैंक का कमाई है। क्लियर है? इसी पैसे से बैंक सारा जो खर्चा है अपना वो मेंटेन करती है। सारा जितने चाहे पेमेंट देना हो, चाहे कुछ भी करना हो, सब चीज इसी पैसे में से किया जाता है, ठीक है। और इसी पैसे में से जब ये पैसा इनके पास बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसी पैसे में से वो फिर आरबीआई में अपना पैसा जमा करती है, जहां पे उसको भी इंटरेस्ट मिलता है। आरबीआई देखिए, अभी तो बैंक है डिपॉजिटर्स के लिए और बोरोवर के लिए, ठीक है ना। बैंक क्या है, अभी देखिए आपको इस तरह का सिनेरियो दिख रहा है कि बीच में बैंक है, एक तरफ डिपॉजिटर्स है, एक तरफ बोरोवर है। और जब ये बैंक आरबीआई के पास जाती है अपना पैसा जमा करने के लिए, तो यहाँ पे आरबीआई आ जाता है, यहाँ पे बैंक आ जाते हैं डिपॉजिटर्स के रूप में, और यहाँ वो बैंक आ जाते हैं जो बोरोवर के रूप में होते हैं। क्योंकि बैंक बैंक कहाँ से कर्जा लेती है? बैंक को भी तो कभी कर्जा का जरूरत पड़ता है, जब उसको पास पैसा कम जाएगा, उसको ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो बैंक भी जो है आरबीआई से कर्ज लेती है और उसको फिर वो इंटरेस्ट देती है। जैसे बैंक हम लोग से कर्ज इंटरेस्ट ले रही है, उसी तरह बैंकों को भी एज अ बोरोवर के रूप में आरबीआई को इंटरेस्ट देना पड़ता है। और डिपॉजिटर के रूप में जब वो बैंकों में पैसा जमा करेगी तो आरबीआई उन लोग को इंटरेस्ट प्रोवाइड देगी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 स्टेप में आपका ये आंसर क्लियर किया गया है। सबसे पहला स्टेप बोला गया, द बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट बाय द डिपॉजिटर एज इट्स प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या है कि ये इन लोग से डिपॉजिट लेती है, ये इसका सबसे पहला काम है। बिना डिपॉजिट के बैंक नहीं चल सकता। सबसे पहले बैंकों को खुलने के बाद, कोई भी बैंक अगर खुलता है तो उसको सबसे पहले कस्टमर्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं। ऐसे कस्टमर जो डिपॉजिटर्स हो, लार्ज स्केल पर उनको डिपॉजिटर्स को ढूंढना पड़ता है जिनका पैसा बैंकों में जमा होगा, और जब बैंकों में पैसा आएगा तभी फिर बोरोवर को ढूंढा जाता है। जब तक डिपॉजिटर्स का पैसा बैंकों में नहीं आएगा तब तक बोरोवर नहीं ढूंढा जा सकता, ठीक है। ये जो डिपॉजिट पैसा होता है उसमें से 15% पैसा जो है बैंक अपने यहाँ कैश फंड में, कैश जो उनका कैश फंड होता है उसमें 15% पैसा सेफ रखती है, ताकि जो डिपॉजिटर्स जब अपना पैसा कुछ निकालने आए तो उनको वो पैसा दे पाए।
मिनिमम मिनिमम 15% है, मैक्सिमम वो चाहे जितना भी रख सकती है, मिनिमम 15% रखना होगा और मैक्सिमम में तो जहां तक जाए। फिर उसके बाद जो बाकी जो पैसा बच जाएगा ये अपने कैश फंड में रखने के बाद बाकी पैसा को वो लोन के रूप में अलग अलग बोरोवर को दे सकती है। ठीक है, दोनों ही एक्टिविटी में चाहे पैसा लिया जा रहा है चाहे पैसा दिया जा रहा है, दोनों ही एक्टिविटी में एक जगह बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है और एक जगह इंटरेस्ट आपसे ले रहा है। इसके बाद मैंने लास्ट में बताया था कि दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट में, जो दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे लेने का रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे देने का रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बैंक का क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, इस तरह से आपको बैंक का लोन एक्टिविटी को एक्सप्लेन करना है जब ये क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई नो सर। दिक्कत? चलिए समझ में आ गया। नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग का नेक्स्ट देखिए, मैंने आपके बुक का जो बुक के जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, सबको मैंने एज अ क्वेश्चन के रूप में यहाँ नोट्स में प्रोवाइड कर दिया है। आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, अगर कोई टॉपिक छूटेगा तो बताइएगा। ठीक है, आगे आप लोग का इसके बाद एक टॉपिक आता है आपका कि किस तरह का सिचुएशन, किस तरह का, क्योंकि हम लोग क्रेडिट की बात कर रहे हैं ना, क्रेडिट के बारे में हम लोग अभी बात पढ़ाई कर रहे हैं। कल मैंने क्रेडिट के बारे में बताया था कि क्रेडिट एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है लेंडर और बोरोवर के बीच में, जिसमें फ्यूचर में पेमेंट करने के प्रॉमिस के साथ जो लेंडर है वो बोरोवर को क्रेडिट प्रोवाइड करता है। क्लियर है? तो क्रेडिट के बारे में यहाँ बात हो रहा है कि किस तरह का क्रेडिट सिचुएशन हमारे लिए बेनिफिशियल होगा और किस तरह का क्रेडिट सिचुएशन हमारे लिए पेनफुल होगा। ठीक है, दो सिचुएशन का यहाँ पे बात किया जा रहा है कि किस तरह का जब आप क्रेडिट लेते हैं तो किस तरह क्रेडिट को आप बेनिफिशियल मानेंगे और किस तरह के क्रेडिट को आप पेनफुल मानेंगे। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपको दिया गया आपके बुक में, एक एग्जाम्पल आपका सलीम का है और दूसरा एग्जाम्पल आपका स्वप्ना का दिया हुआ है। स्वप्ना एक लेडी है और उसका फार्मिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें पेनफुल सिचुएशन के लिए। और सलीम एक क्या है, एक प्रोड्यूसर है, एक कारखाना चलाता है और उस कारखाने में जिस चीज का वो ऑर्डर ले रहा है उसके लिए भी उसको लोन का जरूरत पड़ता है। तो दो तरह के सिचुएशन को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। सलीम बेनिफिशियल सिचुएशन का सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। सिंपल सा थ्योरी है कि जब आप लोन तो ले रहे हैं, ठीक है, लोन लेना दिक्कत गलत नहीं है। जब आप लोन ले रहे हैं तो उस लोन को अगर आप रीपे कर दे रहे हैं विदाउट एनी, जो कह सकते हैं ना कि आप अपने एसेट्स को नुकसान पहुंचाए बगैर, अपने संपत्ति को नुकसान पहुंचाए बगैर अगर आप क्या नाम है लोन को रिपे कर दे रहे हैं, तो उस तरह का सिचुएशन जो होता है बेनिफिशियल कहलाता है। मतलब लोन आपने लिया, आपने अपना काम किया, आपकी जो रिक्वायरमेंट थी उसको आपने फुलफिल किया और उसके बाद लोन को रिपे भी कर दिया बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना कोई एसेट को बेचे हुए। तो उस तरह का सिचुएशन जो है आपके लिए बेनिफिशियल कहलाएगा। तो सलीम में देखिए क्या कह रहा है, सलीम एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, उसको क्या होता है, सलीम का एग्जांपल देके यहाँ समझाया गया है कि सलीम को अपने वो शूज का प्रोडक्शन करता है, किसी का वो शूज का प्रोडक्शन करता है, तो उसको ट्रेडर से ऑर्डर मिलता है शूज प्रोड्यूस करने के लिए। तो सलीम क्या करता है, अलग अलग तरीके से वो लोन लेता है, चाहे वो ट्रेडर से एडवांस पैसा ले ले, ट्रेडर से भी वो कुछ एडवांस पैसा ले लेता है और जहां जहां से वो कर सकता है उसके बाद वो रॉ मटेरियल्स लाता है शूज बनाने के लिए और उसका मेकिंग करके जब ट्रेडर को पूरा पैसा दे देता है, सॉरी ट्रेडर को प्रोडक्शन दे देता है उसको कि लीजिए शूज का प्रोडक्शन हो गया, तो उसको जब पूरा पैसा मिल जाता है तो जिन जिन लोगों से जैसे लेदर खरीदने के लिए उसने लेदर उधार पे, जो लेदर उसने लिया था शूज बनाने के लिए वो उधार पे लेके आया था, क्रेडिट पे लेके आया था, तो लेदर वाले को पेमेंट कर देता है। इस तरह से जो जो मटेरियल वो उधार लेके आया था सबके लिए फुल पेमेंट मिलने के बाद वो उसको चुका देता है और उसके पास एक सेविंग भी हो जाता है, उसको बेनिफिट भी हो जाता है और उसको कोई किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होता। तो इस प्रकार के सिचुएशन में है, इस प्रकार के सिचुएशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, बेनिफिशियल सिचुएशन। मतलब हमने लोन लिया, लोन को चुका भी दिया और हमारे पास जिस पर्पस से हमने लोन लिया था वो पर्पस भी पूरा हो गया, हमारी कमाई भी हो गई। अब मान के चलिए आप कमाने के उद्देश्य से नहीं ले रहे हैं, किसी और उद्देश्य से आप गाड़ी खरीदने के लिए ले रहे हैं, तो गाड़ी खरीदने में तो कमाई नहीं, जैसे मान के चलिए आप बाइक खरीदना है तो बाइक खरीदने के लिए आपने बैंक से लोन लिया और वो लोन आपने चुका दिया, तो वहां तो कोई कमाई नहीं हुआ, बट जिस काम के लिए आपने बाइक लिया था वो मोटिव तो पूरा हुआ आपका। और उस क्रेडिट को चुकाने के लिए आपको किसी तरह का कोई भी एसेट बेचना नहीं पड़ा, आपने अपने इनकम से ही उसको चुका दिया। तो उस तरह के सिचुएशन को हम लोग बेनिफिशियल सिचुएशन कह सकते हैं। ठीक इसके अपोजिट पेनफुल सिचुएशन में क्या होता है, जब आपको लोन को चुकाने के लिए अपना कोई एसेट बेचना पड़ जाए,
अपने इकोनॉमिकल कंडीशन को और नुकसान पहुंचाना पड़ जाए तो उस तरह का सिचुएशन पेनफुल कहलाता है। स्वप्ना वाले में यही प्रॉब्लम है। स्वप्ना एक फार्मिंग लेडी है, वो उसको अपने खेतों में फार्मिंग करने के लिए क्या होता है, उसको लोन का जरूरत पड़ता है, वो लोन लेती है। बट फसल खराब हो जाने के कारण, फसल का जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन है उसका उसमें कमी होने के कारण वो जो है लोन को रिपे नहीं कर पाती है। टाइम मतलब फसल इतना कम हुआ कि पिछले साल का उसने लोन रिपे किया, इस साल का लोन उसका वैसे का वैसे रह जाता है। आपके बुक में पूरा अच्छे से दिया हुआ है, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो पिछले साल का लोन पूरा मुश्किल से वो दे पाती है और इस साल का लोन वैसा का वैसे ही रह जाता है। तो इस साल के लोन को रिपे करने के लिए उसको अपना एक मतलब जमीन का कोई टुकड़ा उसको बेचना पड़ता है, जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। मतलब एक तो उसने लोन लिया अपने बेनिफिट के लिए, अब सिचुएशन ऐसा आ गया कि उसको अपना ही संपत्ति को बेचना पड़ रहा है लोन को चुकाने के लिए। तो इस प्रकार का जो सिचुएशन है वो क्या है, पेनफुल कहलाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? बहुत इजी है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पेनफुल क्रेडिट सिचुएशन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय बेनिफिशियल क्रेडिट सिचुएशन? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन और इन दिस टॉपिक? नो सर। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट? जब आप उधार लेने जाते हैं ना, चाहे कहीं से भी उधार लेने जाइए, चाहे आप अपने दोस्तों से उधार लीजिए, चाहे अपने फैमिली मेंबर से उधार लीजिए, चाहे मनी लेंडर से उधार लीजिए, चाहे ट्रेडर से उधार लीजिए, चाहे फॉर्मल सेक्टर से उधार लीजिए, कहीं भी जब आप उधार लेने जाते हैं, क्रेडिट लेने जाते हैं, तो आपको अलग अलग टर्म्स ऑफ क्रेडिट को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट को फेस करना पड़ता है, ठीक है। उसमें आपका पहला आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या आता है पहला? रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले जब आप कहीं भी लोन लेने जाते हैं तो आपसे ये डिस्कस किया जाता है कि भाई हम तो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, अगर आपको मंजूर है तो लीजिए वरना जाइए, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट एंड लोन, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज का लोन और क्रेडिट में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। जिनका क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन था ये? लोन को ही हम लोग क्रेडिट बोलते हैं और क्रेडिट को ही हम लोग लोन बोलते हैं, ठीक है। अनुराग आपका क्वेश्चन था ये, किसका क्वेश्चन था? अनुराग? नो सर। ये क्वेश्चन किसका था? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट एंड लोन? सर आर्यन। आदित्य? सर आर्यन। आर्यन का था, तो क्लियर हुआ आपका? यस सर। प्रिंस राज, क्लास से बाहर होना है तो बोल देना कि सर हमको क्लास से बाहर होना है। यहाँ पे जो है ना, एक मिनट बता रहे हैं, ये जिसका है इज ईएमआई एनी डिफरेंट फ्रॉम लोन, बताते हैं। अभी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट, तो उसमें आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या हुआ आप लोग का? फिर से प्रॉब्लम क्या हुआ? वीडियो क्यों बंद हो गया सब लोग का? टेल मी। अभिजीत कोई प्रॉब्लम है वीडियो ऑन करने में? बोल दो कि सर प्रॉब्लम है। या ऐसा तो नहीं है कि क्लास ऑन करके सो जाते हो? और तो कोई दिक्कत नहीं है? 3 घंटे 4 घंटे ही तो क्लास कर रहे होगे, इससे ज्यादा तो क्लास नहीं कर रहे होंगे। टोटल सब्जेक्ट को मिला के 3 घंटे 4 घंटे ही होगा क्लास, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। शुभम विट्ठल को है आपके क्लास में? 10 ही। अभिजीत बोलिएगा। यस सर। यस सर। इनको बीच में ज्वाइन करेंगे तो समझ में क्या आएगा। चलिए ठीक है, जो लोग नहीं अभी ऑन करे, संभवी आपका भी लगता है बंद है वीडियो, तो वीडियो स्विच ऑन कर लीजिए, वो सारा रिकॉर्डिंग में दिख रहा है। चलिए देखते हैं, हम लोग बात करें टर्म्स ऑफ क्रेडिट का। जिसका भी क्वेश्चन था ईएमआई वाला वो अभी क्लियर हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, सबसे पहले जहां भी आप लोन लेने के लिए जा रहे हैं या क्रेडिट लेने के लिए जा रहे हैं, दोनों एक ही चीज है, क्रेडिट का मतलब उधार और लोन का मतलब भी उधार, ठीक है। तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट का बात किया जाता है कि हम इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको पैसा देंगे। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है कि 5%, 10%, इतना इतना परसेंट आपका चार्ज लगेगा। अगर आप उसको एग्री करेंगे तो आप लोन ले पाएंगे, नहीं एग्री करेंगे तो आपका वही कहानी खत्म, ठीक है। आप किसी पर्सन के पास जाते हैं, जैसे अपने दोस्त, आप सपोज डेट अपने दोस्त के पास गए, दोस्त ने बोला, आपने दोस्त से बोला कि मुझे 100 रुपए चाहिए, तो बोला भाई 100 रुपए 105 रुपए तुमको देना होगा, मतलब 5% तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपको मंजूर है, हाँ बोलेंगे, तो आपको देगा पैसा, उसके बाद आगे का टर्म्स
फॉलो करेगा, मगर अगर आपने मना कर दिया तो आपका कहानी वहीं खत्म हो गया। ठीक है। दूसरा है कोलेट्रल। कोलेट्रल और सिक्योरिटी। कोलेट्रल और सिक्योरिटी दोनों एक ही चीज है। कोलेट्रल का मतलब होता है वो चीज जो आप लेंडर के पास जमा करते हैं सिक्योरिटी के रूप में, एज अ सिक्योरिटी के रूप में। आखिर लेंडर से आप पैसा ले रहे हैं तो लेंडर आपसे कुछ ना कुछ कोलेट्रल लेगा, तभी तो आपका पैसा देगा। हो सकता है कल आप भाग जाए, आप पैसा रिपे नहीं कर पाए, तो कैसे वापस लेगा अपना पैसा? तो उसको कोई सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है, और उस सिक्योरिटी को जमा करने के बाद ही उसको लोन प्रोवाइड हो पाता है। ठीक है। फॉर्मल सेक्टर में तो बिना सिक्योरिटी जमा किए हुए आपको लोन नहीं मिलेगा। एक ध्यान दीजिएगा, फॉर्मल सेक्टर में बिना सिक्योरिटी जमा किए हुए आपको लोन नहीं मिलेगा। बट इनफॉर्मल सेक्टर में हो सकता है कि बिना सिक्योरिटी के आपको लोन मिल जाए। जैसे अगर आपको अपने दोस्त से पैसा लेना, तो हो सकता है आपका दोस्त जो है बिना कोई सिक्योरिटी जमा कराए हुए आपको पैसा दे दे। ठीक है। तो कोलेटरल क्या होता है, देखिए नीचे डेफिनेशन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में। इट रिफर्स टू द सिक्योरिटी विच इज ओन्ड बाय द बोरोवर। सबसे बड़ा चीज है कि सिक्योरिटी जो आप जमा कर रहे हैं ना, उस पर आपका मालिकाना हक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोन ले रहा है, अभिजीत को लोन चाहिए, वो आर्यन का प्रॉपर्टी जाकर गिरवी रख दिया। समझ में आ रहा है? जिसको लोन चाहिए उसका उस सिक्योरिटी पे मालिकाना हक होना चाहिए, और वो जो भी बैंक जो भी आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है वो भी इसको इन्वेस्टिगेट करेगा कि वो चीज आपकी है कि नहीं है। अगर आपकी रहेगी तभी आप आगे बढ़ेगा काम, नहीं तो उसको पता चलेगा आपका नहीं है तो कहानी खत्म वहां पे। और द बोरोवर यूजेस दिस एज अ गारंटी टू द लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। जब तक आपका लोन रिपेड नहीं होगा तब तक ये गारंटी के रूप में किसके पास रहेगा? लेंडर के पास जमा रहेगा। ठीक है। जब तक आप लोन को रिपे नहीं करेंगे तब तक जो आपका एसेट है, जो आपका सिक्योरिटी के रूप में आपसे जो भी चीज जमा कर रहे हैं, वो लेंडर के पास पड़ा रहेगा। और जैसे ही आप उसका लोन रिपेड कर दीजिएगा तो वो आपको वापस, जैसे मान के चलिए मैंने लोन लिया बैंक से, तो बैंक मुझसे प्रॉपर्टी का पेपर रखवा लेगा। तो जब तक मैं मेरा लोन चलता रहेगा, जब तक मैं लोन रिपे नहीं करूंगा, तब तक मेरे प्रॉपर्टी का पेपर बैंक में ही जमा रहेगा। और जैसे ही मैं लोन रिपे कर दूंगा तो वहां से एनओसी मिलेगा मुझे, और साथ साथ मेरा प्रॉपर्टी का पेपर वापस मुझे मिल जाएगा। क्लियर है? ये इस तरह से कोलेटरल का काम होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। कोई भी चीज हम लोग करते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हम लोग फुलफिल करते हैं ना, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाया जाता है। तो वो तो बहुत सिंपल सा चीज है, क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पे। यहाँ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है, उसको आप लोग ठीक, अगर आप लोग इसको नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ ले रहे हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको जो भी लोन लेने जा रहे हैं तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है वो प्रोसेस, तो कहीं भी जाइए, चाहे फॉर्मल में जाइए चाहे इनफॉर्मल में जाइए, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट आपसे लिखवाया जाता है। अब मान के चलिए आप सैलरीड पर्सन है, अगर आप फॉर्मल सेक्टर से लोन देने जा रहे हैं तो वहां पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट आपको बनता है। आपका सैलरी स्लिप देखा जाता है, बहुत इनकम, सोर्स ऑफ इनकम देखा जाता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट वहां पे प्रिपेयर करवाए जाते हैं। तो ये चीज आपका हो गया डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में, जो जो चीज वहां मांगा जाएगा लोन के लिए। अब आप ज्यादा पैसा लीजिएगा तो आपसे ज्यादा तरह का पेपर फॉर्म फिलअप कराया जाएगा, ज्यादा तरह के फॉर्म फिलअप कराए जाएंगे। आप कम पैसा लीजिएगा तो जैसा लोन है वैसा उस तरह का आपको डॉक्यूमेंट फेस करना पड़ेगा। लास्ट आता है मोड ऑफ रिपेमेंट। मोड ऑफ रिपेमेंट, इसमें उनका उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसने क्वेश्चन पूछा था ईएमआई का। ठीक है। मंथली इंस्टॉलमेंट होता है वो। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मोड ऑफ रिपेमेंट आपसे ये भी पूछा जाता है, अगर आप किसी से, जैसे आप फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं या इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, तो आपसे पूछा जाता है आप लौटाइएगा कैसे। ऊपर में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बता ही दिया गया, आपसे यही पूछा था कि आप लौटाइए कैसे। तो आपका मोड ऑफ रिपेमेंट जो है उसमें आपका, देखिए सबसे पहले आता है मंथली। आपका क्या होता है? मंथली। मंथली हो गया। मंथली के बाद होता है क्वार्टरली। क्वार्टरली हो गया। उसके बाद आपका आता है हाफ ईयरली। उसके बाद आपका आता है ईयरली। तो इस यही चार तरह के मोड ऑफ रिपेमेंट आपके पास होते हैं। ठीक है। मेनली आपके पास जो मोड ऑफ रिपेमेंट है यही चार तरह के, से अलग नहीं है। तो आप इसमें से जो भी सेलेक्ट करेंगे, इनमें से जो भी चीज सेलेक्ट करेंगे उसी तरह से आपको आपका सेटअप कर दिया जाता है, और उसी तरह से आपको आपसे पैसा रिटर्न लिया जाता है। अब वो जो ईएमआई आप भरते हैं, ईएमआई वो यही चीज है। ठीक है। आप चाहे मंथली ईएमआई दे रहे हो, क्वार्टरली ईएमआई दे रहे हो, चाहे हाफ ईयरली ईएमआई दे रहे हो, चाहे ईयरली दे रहे हो। ठीक है। इसको हम लोग इन शॉर्ट ईएमआई बोलते हैं। ठीक है। आपका जो भी आपने मोड सेलेक्ट किया है रिपेमेंट के लिए, उस मोड पर आपका ईएमआई सेटअप हो जाता है कि भाई मंथली दीजिएगा तो आपको 1000 रुपया, क्वार्टरली दीजिएगा तो आपको 2500 रुपया लगेगा, आप हाफ ईयरली दीजिएगा तो हो सकता है आपको 6000 रुपया लगेगा। जैसा लोन है उसके उसके हिसाब से ईएमआई सेट होता है। ठीक है। जिस प्रकार का लोन है, अगर 1 लाख रुपए का लोन है, 5 साल आपने 5 साल का लोन लिया है, तो ईएमआई बहुत कम होगा।
अगर 10 लाख का लोन है, 5 साल के लिए आपने लोन लिया है, तो ईएमआई आपका ज्यादा होगा। ठीक है, यही होता है। अब ये आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपको लौटाना कैसे है, तो जो आप मोड बोलिएगा उस मोड के तहत आपका ईएमआई डिसाइड हो जाता है। और वही ईएमआई पूरे लोन तक, जितना दिन तक आपका लोन रहेगा तब तक आपका वो ईएमआई चलता रहेगा, उसी तरह का ईएमआई आपका चलता रहेगा। जैसे सेटअप हो गया कि 1200 रुपये ईएमआई है, तो 1200 रुपया पूरे लोन पीरियड वो चलता रहेगा। क्लियर है? तो ये है आपका डिफरेंट टर्म्स ऑफ क्रेडिट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्लियर है? अलग अलग क्या क्या टर्म हमको फॉलो करना पड़ता है क्रेडिट लेने के लिए, वो चीज यहाँ पे हो गया। कोलेटरल मैंने आप लोग को बता दिया कि कोलेटरल एक सिक्योरिटी होता है। ये सिक्योरिटी के बारे में, हाँ, जो कि बोरोवर जिसको ओन करता है, मतलब वो बोरोवर का ही होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। इसमें एग्जांपल में दिया गया है कि लैंड हो सकता है, आपका लैंड का पेपर हो सकता है, जमीन का कागजात हो सकता है। अब लैंड को जाके उठाकर जमा नहीं करना होता है, उसका पेपर जमा होता है। बिल्डिंग का पेपर जमा होगा, व्हीकल्स का पेपर, आपका गाड़ी आपका जमा नहीं कर लेगा। अगर आप व्हीकल्स दे रहे हैं तो व्हीकल्स का आपका व्हीकल को ही वहां उठा कर नहीं रख लेगा, उसका पेपर जमा होगा। लाइव स्टॉक का मतलब होता है आपका जो आपके पास अगर कुछ जानवर वगैरह है आपके पास, जैसे किसान वगैरह जानवर ये सब रखते हैं, तो पशुधन इसको बोला जाता है। लाइव स्टॉक का मतलब पशुधन होता है। इसको भी आप सिक्योरिटी के रूप में यूज कर सकते हैं। तो अब वहां भी क्या है, वहां भी आपको ट्रेड लाइसेंस, मतलब वो आपका उसका भी आप बनाते हैं। जैसे आप सपोज कि आपने इंश्योरेंस बनवा रखा है, आपके यहाँ जो लाइव स्टॉक्स है उसके लिए आपने इंश्योरेंस, आप डायरेक्ट तो आपका जो भी आपके पास लाइव स्टॉक है, सपोज आपके पास एक हॉर्स है, तो हॉर्स का क्या डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट होगा तभी ना आप वहां जमा कीजिएगा। तो उसका इंश्योरेंस करवा दिया जाता है। इंश्योरेंस में जो उसका वैल्यू होता है उसके लाइव स्टॉक का, उसके हिसाब से वहाँ वो जमा, वही इंश्योरेंस पेपर वहाँ जमा हो जाता है, और उसी के आधार पर ये लोन को फाइनलाइज किया जाता है। नेक्स्ट है डिपॉजिट विद बैंक। फिर देखिए वही डिपॉजिट विद बैंक, जो पैसा आप बैंकों में जाके जमा करते हैं, जो पैसा आप बैंकों में पहले से आपने जमा रखा, जैसे मैंने कल बताया था ना एफडी, अगर आप एफडी करके रखते हैं तो आपको बैंक जो है आपके एफडी के अगेंस्ट भी लोन प्रोवाइड करता है, मतलब आपके एफडी को सिक्योरिटी के रूप में रख लेगा। अगर बैंकों में आपने एफडी कर रखा है तो बैंक आपको लोन दे देगा, उससे ज्यादा दे देगा हो सकता है, या उसके आसपास में भी देगा, मगर वो एफडी उसके यहाँ जमा हो जाएगा। फिर उस एफडी को आप तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक आपका लोन पूरा जमा नहीं हो जाता। क्लियर है? ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका कोलेटरल के बारे में डिस्कशन हो गया। अगला हमारा टॉपिक क्या आता है, देखते हैं इसको। देखिए आपको लास्ट कह रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोऑपरेटिव्स। क्लास 9 में पढ़े थे एसएचजीएस याद है? एसएचजीएस के बारे में क्लास 9 में थोड़ा बहुत बताया गया था आप लोग को, ज्यादा तो डिटेल नहीं था, वहां थोड़ा बहुत था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी एसएचजीएस के बारे में डिटेल में। इसी चैप्टर में एसएचजीएस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट उसी की तरह है। एसएचजीएस के बारे में किसी को याद है, भूल गए? यस सर, सेल्फ हेल्प ग्रुप। कौन बोल रहे हैं? आर्यन सर आर्यन। यस सर। बोलिए, क्या है एसएचजीएस, थोड़ा सा बताइए। सर जीएस आर सेल्फ, इट स्टैंड्स फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल, एक सेकंड आर्यन रुकिएगा, एक सेकंड आर्यन, ये आप ही का क्वेश्चन था। शुड कोलेटरल वैल्यू द सेम एज द लोन? यस सर। देखिए कोलेटरल वैल्यू सेम तो होगा ही होगा, सेम तो होगा ही होगा। हो सकता है ज्यादा देना पड़ जाए आपको, कम कोलेटरल वैल्यू नहीं हो सकता। कोलेटरल का जो वैल्यू है वो जितना आप लोन ले रहे हैं, या आपका लोन बनेगा ही आपके कोलेटरल वैल्यू के आधार पर, समझे ना? अगर आपने 1 लाख रुपए का कोलेटरल दिया है तो हो सकता है आपको 80,000 रुपए ही लोन दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? लोन आपको उससे ज्यादा तो खैर मिलना इम्पॉसिबल है। आपका हो सकता है कि क्रेडिट अच्छा होगा। देखिए इसमें समझिएगा आर्यन, अगर आप पहले से उससे लोन ले रहे हैं उस बैंक से, आपका क्रेडिट जो आप क्रेडिट ले रहे हैं और उसको अच्छे से आप जमा कर रहे हैं, आपने पिछला लोन बहुत अच्छे से जमा कर दिया होगा, तो हो सकता है कि आपको जो आपका कोलेटरल वैल्यू है उससे ज्यादा भी लोन प्रोवाइड कर दिया जाए। बट अगर आप फर्स्ट टाइम लोन लेने जा रहे हैं ना, तब तो आपको ज्यादा नहीं देगा। ठीक है आर्यन? आर्यन यस सर। क्लियर हुआ? यस सर, अंडरस्टूड। ओके, चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव्स के बारे में। देखिए जैसा सेल्फ हेल्प ग्रुप था ना, जैसा आपका एसएचजीएस था,
SHGS ऐसे लिखते थे ना हम लोग, SHGS, S कैपिटल, H कैपिटल, G कैपिटल और S स्मॉल, है ना। तो इसका फुल फॉर्म होता था, देखिए ये हमेशा याद रखिएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होता था, ठीक है। तो जैसा सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उसी तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ही क्या है, सहायक समूह ये भी है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है SHGS के मुकाबले थोड़ा सा लार्ज स्केल पे होता है, थोड़ा सा इसका जो स्केल होता है वो बड़ा होता है। कोऑपरेटिव्स का जो स्केल है वो थोड़ा बड़ा साइज होता है। इसमें लिमिटेशन है, SHGS में लिमिटेशन है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता। इसमें लिमिटेशन क्या होता था, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स इनका लिमिटेशन होता था। SHGS मेंबर का लिमिटेशन होता था, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। इसमें सेविंग का लिमिटेशन होता था, मतलब वो अमाउंट जो आप जमा कर रहे हैं उसका लिमिटेशन होता था, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। कोऑपरेटिव जिस तरह का कोऑपरेटिव है उस तरह का पैसा वहां जमा होगा। कोऑपरेटिव अलग अलग बनता है, देखिए अब इसको पूरा पढ़ने के बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा। दोनों का डेफिनेशन सेम ही है। इट रिफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल हु कम्स टुगेदर एंड फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू फुलफिल देयर क्रेडिट अरेंजमेंट। समझ में आया? सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी यही है, इट रिफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल हु कम्स टुगेदर एंड फॉर्म अ सेल्फ हेल्प ग्रुप टू फुलफिल देयर क्रेडिट अरेंजमेंट। समझ में आया? दोनों के डेफिनेशन में कुछ फर्क है? बोलिएगा, कोई रिप्लाई कीजिएगा। दोनों का डेफिनेशन एक ही जैसा है, बस फर्क क्या है जो मैंने अभी आपको बताया, नंबर ऑफ मेंबर्स, इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, कोई इसका लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे लिमिटेशन है। यहाँ पे क्या था, 15 से 20 मेंबर ही हो सकते हैं, पढ़े, याद आया? यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 से 20 मेंबर हो सकते थे, यहाँ पे कितना भी हो सकता है, जितना उसमें जुड़ना चाहेगा। यहाँ पे आपका सेविंग 25 रुपए से लेकर 100 रुपए और थोड़ा बहुत उससे ज्यादा तक था। मगर यहाँ पे जैसा आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके हिसाब से मान के चलिए फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वहां पे पैसा कम जमा होगा। अब इंडस्ट्रियलिस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट कौन होंगे, मालिक होंगे इंडस्ट्रीज के, तो उनके में जो पैसा जमा किया जाएगा वो ज्यादा अमाउंट होगा। तो जैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी है उस तरह का वहां पे पैसा जमा होगा। देखिए इसको जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है इसको और भी कुछ बोला, इट इज ऑल्सो नोन एज द मेजर सोर्स फॉर द चीप क्रेडिट अरेंजमेंट बिसाइड द बैंक इन द रूरल एज वेल एज इन अर्बन एरिया। बैंकों के अलावा, बैंक को साइड रख दीजिए, बैंकों के अलावा अगर सस्ता क्रेडिट कहीं मिलता है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो क्रेडिट अरेंजमेंट, जो क्रेडिट दिया जाता है ग्रुप ऑफ मेंबर्स को, जो सोसाइटी के मेंबर होंगे उन्हीं को क्रेडिट मिलेगा। और वो जो क्रेडिट का जो चार्ज लिया जाता है वो बहुत कम पैसा, उसमें जो चार्ज रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बहुत कम होता है, ठीक है। ये रूरल एरिया में भी होता है और अर्बन एरिया में होता है, दोनों जगह इसको मतलब चलाया जा सकता है। जैसे आपको कुछ एग्जांपल दिया है, फार्मर कोऑपरेटिव कहाँ का है, रूरल एरिया का है। वीवर कोऑपरेटिव्स, ये भी आपको रूरल एरिया में आता है। इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव, ये आपका अर्बन एरिया का हो गया। ट्रेडर कोऑपरेटिव, ये आपका अर्बन एरिया का हो गया। आप स्टूडेंट कोऑपरेटिव भी बना सकता है, स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट कोऑपरेटिव नहीं बन सकता, सब स्टूडेंट कोऑपरेटिव भी बन सकता है। उसमें भी स्टूडेंट्स जो है ग्रुप ऑफ मेंबर बनेंगे, वो लोग अपने हिसाब से सेविंग वहां कलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया जाता है और अपने मतलब उस सोसाइटी के हर एक मेंबर का जो क्रेडिट अरेंजमेंट है उसको फुलफिल करवाया जाता है, ठीक है। नोट में क्या कह रहे हैं देखिएगा, इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी देयर इज नो लिमिट ऑफ डिपॉजिट अमाउंट एंड द मेंबर। मैंने अभी बताया था ना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो अमाउंट डिपॉजिटेड किया जाना है उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता और ना ही मेंबर का लिमिटेशन होता है। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका सोसाइटी है, ठीक है। मैंने अभी पहले बताया था आपको थोड़ा देर पहले कि जैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा वैसा वहां पे अमाउंट डिपॉजिट किया जाएगा। जिस तरह का कोऑपरेटिव सोसाइटी का एबिलिटी होगा उस तरह का वहां पे सेविंग्स कलेक्ट होगा, ठीक है। ये आपका हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट जो आपका आता है, डिस्कस अबाउट द क्रेडिट अरेंजमेंट व्हिच वर एग्जिस्टेड इन द विलेज वेयर रोहित एंड रंजन विजिटेड। आपके बुक में दो लोगों का दो नाम दिया हुआ है, रोहित और रंजन का एग्जांपल दिया हुआ है। ये दोनों पढ़ाई करने के बाद किसी गांव में घूमने जाते हैं और उस गांव में घूम कर ये फाइंड आउट करते हैं कि गांव के लोग किस किस सेक्टर से क्रेडिट अरेंज कर रहे हैं, गांव के लोग
किन किन लोगों से क्रेडिट लेते हैं। मतलब एक आपको मैंने जैसे अभी मैंने आप लोगों को होमवर्क दे दिया कि जाइए अपने मोहल्ले में ये चीज फाइंड आउट कीजिए कि आपके मोहल्ले के लोग ज्यादातर कहाँ से अरेंजमेंट क्रेडिट को अरेंज करते हैं। तो इसी तरह रोहित और रंजन जो है वो लोग भी किसी गांव में जाते हैं और वहां पर वो लोग क्या करते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं जिन लोगों ने लोन लिया हुआ होता है, और उनसे उनको पता चलता है ये बातें उनको पता चलती है। इनफॉर्मल क्रेडिट अरेंजमेंट एंड फॉर्मल क्रेडिट अरेंजमेंट, दो तरह की उनको बातें पता चलती है, इनफॉर्मल क्रेडिट अरेंजमेंट और फॉर्मल क्रेडिट अरेंजमेंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फॉर्मल सेक्टर या फॉर्मल क्रेडिट अरेंजमेंट कैसे होता है और इनफॉर्मल कैसे होता है, या फॉर्मल सेक्टर फॉर क्रेडिट किसे कहते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर फॉर क्रेडिट किसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसके बाद में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये दोनों घूमने जाते हैं तो इनको एक स्मॉल फार्मर मिलता है जिसका नाम है श्यामलाल। जिसका नाम क्या है? श्यामलाल। श्यामलाल से इन लोग को पूछने में पता चलता है कि श्यामलाल मनी लेंडर से उधार लेता है और उसके बदले उसको 5% पर मंथ उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। मतलब साल का कितना हो गया? 60%। अगर मनी लेंडर से श्यामलाल ने 100 रुपया लिया तो उसको एक साल में 160 रुपये वापस करना पड़ता है। मतलब 60%, 60 रुपए जिसको ज्यादा देना पड़ रहा है। इसको डिवाइडेड बाय आप 12 कर दीजिए तो 5% आ गया ना पर मंथ। 5% पर मंथ, 5% के हिसाब से जितना लोन अमाउंट लिया गया उसका 60% ज्यादा उसको रिपे करना पड़ता है जब वो मनी लेंडर से उसने पैसा लिया। इसी तरह बताया गया कि जब उसने ट्रेडर से पैसा लिया तो उसको 3% पे रेट, कितने पे मिला? 3% पे उसको पैसा मिला। मगर जब उसने ट्रेडर से 3% पे लिया तो ट्रेडर ने एक प्रॉमिस करवा लिया उससे कि भाई जब आप प्रोडक्शन आपका होगा, जब आपका हार्वेस्टिंग होगा आपके क्रॉप्स का, तो जो क्रॉप है वो आप हम ही को बेचोगे, किसी और को नहीं बेच सकते। एक प्रॉमिस करवा लिया कि हम 3% पे आपको लोन तो दे देंगे, मगर जब आपका हार्वेस्टिंग होगा आपके क्रॉप का तो क्रॉप आपको हर हाल में हम ही को बेचना होगा। ठीक है, तो ये प्रॉमिस पहले ही करवा लिया जाता है कि आपको अपना जो प्रोडक्शन है वो हम ही को बेचना। चलिए अब ज्यादा टाइम नहीं बच गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग खत्म हो जाएगा तो कल कंटिन्यू करेंगे, बट जहां तक चल रहा है इसको छोड़ देते हैं यहीं पे।